नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इजी सिलेक्शन में। मैं ओम सिंह भाटी। आज जो अपने कल क्विज हुई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री के अंदर, उसके जो क्वेश्चन थे उनको उनका सॉल्यूशन लेकर एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से अपन करेंगे, जिसमें क्या आंसर हो सकता है वो तो इसके ऊपर टिक लगा हुआ है, लेकिन ये आंसर कैसे होगा वो उसके बारे में आज बात करेंगे। प्रत्येक टॉपिक जो अपन क्विज के माध्यम से करेंगे उसका यूट्यूब के ऊपर एक सॉल्यूशन, जिसमें आपको कोई डाउट हो तो वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर था, परमाणु संरचना था, पहला ही टॉपिक था। और पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से लगभग 2 से 3 3 से 4 प्रश्न भी पूछे जा सकते। 3 से पिछली बार एग्जाम में, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हो कि इस टॉपिक को क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में बता रखा है। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम के नाभिक में होते हैं, इनके नाभिक में क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। अब समस्थानिक होते क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक समान हो, जेड होता है वो क्या हो? समान हो। और द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास हो वो क्या हो? अलग अलग हो। ये क्या कहलाते हैं? परमाणु समभारिक कहलाते हैं। जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, ये क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आपके समभारिक कहलाते हैं। अब जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक होते हैं। किसके होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसका होता है 1H1, ये होता है 1H2 और ये होता है 1H3। देखो, जिसके अंदर एक ये बात आती है कि इसके नाभिक में, किसके नाभिक में? ट्राइटियम के पूछा है तो ये आपका ट्राइटियम है। और इसके नाभिक में क्या होता है? एक फार्मूला पूछा जाता है, एक फार्मूला आता है जिससे आप निकाल सकते हो कि किस परमाणु के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन। ये आता है A = P+N। ये जो होती है वो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी? 3। और एक फार्मूला होता है कि Z = P = E। ये कब आता है? जब परमाणु उदासीन होता है तब ये आता है Z = P = E होता है। Z = P = E होता है। अब ये Z क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। P क्या है? प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें प्रोटॉन की संख्या भी उतनी होगी, तो एक प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ जाएगी? N। तो N बराबर कितना आ जाएगा? 3 - 1 = 2 आ जाएगा। इसमें क्या होते हैं? 2 तो न्यूट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। ये 1 प्रोटॉन और ये 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो ये आंसर सही हो जाएगा कि इसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये भी बात याद रखना कि जिस समस्थानिक या जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या अगर प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाती है तो वो वाला जो आपके समस्थानिक होता है वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव होता है? ये ट्राइटियम होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है? तो एक साथ करना संभव नहीं है। पिछले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, और जिसको कहते हैं हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहते हैं। और ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। अब यहाँ से ये नियम कहता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और वेग और स्थिति दोनों का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, वो फॉर्मूला था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन
ये हो जाएगा H/4 पाई लेस देन, है ना। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स आपके हो जाएगा स्थिति में अनिश्चितता। ये सूत्र याद रखना है, पिछले एग्जाम में पूछा है। स्थिति में अनिश्चितता है, स्थिति में अनिश्चितता। और ये क्या है, संवेग में अनिश्चितता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संवेग में अनिश्चितता हो जाएगी। और एच क्या है आपका, प्लांक स्थिरांक है। एच क्या है, प्लांक स्थिरांक होता है। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना। और ये अनिश्चितता और किसका, वेग और स्थिति दोनों का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस उपकोष के समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। समभ्रंश कक्षक वे होते हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। उन उन कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए। ये क्या कहलाता है, हुंड की बहुलकता का नियम कहलाता है। हुंड ने कहा था कि उतने जिस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक उपकोष है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर उनका क्या होगा, युग्मन होना। जैसे आपको याद, ये डी उपकोष है, डी है 1 2 3 4 और 5 होते हैं। तो इसके अंदर मान लो आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो ये 1 2 3 4 5, ये 6, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो एक एक प्रत्येक कक्षक में जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों में दो दो भर दो, नहीं होगा। प्रत्येक में एक एक जाने के बाद में आगे कक्षकों का युग्मन होना प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं। किस मॉडल को कहते हैं, तो ये थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इस मॉडल को कहते हैं रेजिन मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, रेजिन मॉडल भी इसका कहा जाता है। तरबूज मॉडल भी इसको कहते हैं, रेजिन मॉडल कहते हैं, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम याद रख लेना कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को रेजिन मॉडल भी कहते हैं, तरबूज वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये तीनों नाम आप याद रख लेना। अगला है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो ये जो कथन है वो पाउली के अपवर्जन के नियम का है कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। 4 क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती है, एन, एल, एम और एन। ये चारों क्वांटम, एन नहीं, एन नहीं, यहाँ पर होगा आपके एस। एन, एल, एम और एस, ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। कोई भी 3 क्वांटम संख्या समान हो सकती है, चौथी क्वांटम संख्या का मान हमेशा क्या होगा, अलग हो सकता है। ये क्या कहलाती है, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये कौन सा नियम कहलाता है, पाउली का अपवर्जन का नियम कहलाता है। और आगे इस पाउली ने 2 बातें और भी बताई थी। क्या बताया था कि किसी कक्षक में विपरीत इलेक्ट्रॉन के, कोई भी, जैसे ये एक कक्षक है, इस कक्षक के अंदर विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, इसका चक्रण ऐसे होगा और उसका चक्रण दूसरा होगा। तो ये चक्रण क्वांटम संख्या से आता है। एक होता है +1/2 और दूसरा होता है -1/2। तो एक दोनों के चक्रण क्या होंगे, विपरीत हो सकते हैं। और एक कक्षक के अंदर 2 विपरीत चक्रण वाले 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। इस नियम की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात किस नियम की सहायता से कर सकते हैं, तो पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार कर सकती है। इस क्वेश्चन में बहुत डाउट भी है, लेकिन जो किताब में लिखा है कि इस नियम की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, एक कोष में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पाउली का अपवर्जन का नियम कहता है। दूसरा है, देखो ये क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता से किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की गणना की जा सकती है, तो वो पाउली का अपवर्जन का नियम है। इसकी सहायता से अपन अधिकतम, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऑफबॉउ सिद्धांत से विचलन दर्शाने वाले युग्मों का तत्व होता है। देखो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक क्रम में चलता है लेकिन बीच में जाके उनमें विचलन आ जाता है। तो वो आपको एक, मैंने टेलीग्राम पर आपके एक फ़ोटो भी शेयर की है कि उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं जो ऑफबॉउ नियम, जो इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम होता है, उसमें विचलन प्रदर्शित करता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये कौन कौन से तत्व हैं,
उनके बारे में देखो। अब अलग अलग तत्व होते हैं जो ऑफ बोर नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनका एक टेलीग्राम पर भी मैंने डाला है और वो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन से, जैसे कॉपर, जैसे यहाँ बात करेंगे, क्या हो, एक मिनट, हाँ जैसे आगे बात करेंगे, जैसे कौन कौन से तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, इस ऑफ बोर नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो कॉपर होता है, वो ऑफ बोर नियम, कॉपर और क्रोमियम इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का विचलन प्रदर्शन पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो विन्यास होता है, जैसे इसका विन्यास क्या होना चाहिए, कॉपर है और क्रोमियम है, क्रोमियम का होना चाहिए 3d4 और 5s1 होना चाहिए, लेकिन 3d4 और 5s2 होना चाहिए, 3d4 और 5s2 होना चाहिए, लेकिन इसका जो रियल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d5 और 4s1 होता है। तो ये ऑफ बोर नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। कॉपर भी ऑफ बोर रूल से विचलन प्रदर्शित करता है। कॉपर है, इस कौन कौन से होते हैं उसको एक बार आप देख लो कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है क्रोमियम है, कॉपर है, क्रोमियम, कॉपर, नायोबियम और मोलिब्डेनम और आपके पैलेडियम और ये Ag, और उसके साथ में आ जाएगा Pt और उसके साथ में आ जाएगा Au। ये वाला जो तत्व होते हैं वो ऑफ बोर रूल से विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आंसर आपका सही हो जाएगा, Mo और Pd होते हैं। जो मोलिब्डेनम और पैलेडियम होते हैं वो ऑफ बोर रूल से विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं आगे बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी की सभी रेखाएं पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती हैं। जो हाइड्रोजन का परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम होता है इसके अंदर 5 रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब वो 5 रेखाएं कौन सी होती हैं, नाम याद रखना है। एक आती है लाइमन श्रेणी, दूसरी आती है बामर श्रेणी, तीसरी आती है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, और तीसरी आती है पाश्चन श्रेणी, चौथी आती है ब्रिकेट श्रेणी और पांचवी आती है फंड श्रेणी। ये पांचों श्रेणियाँ आती हैं और ये पांचों होती है वो अलग अलग क्षेत्र से, पराबैंगनी जो क्षेत्र होता है उनसे अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होती है। तो ये जो आपकी लाइमन श्रेणी होती है ये कहाँ से होती है, लाइमन श्रेणी होती है ये पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती है। उसके बाद में जो बामर श्रेणी आती है ये कौन सी से होती है, बामर श्रेणी है वो दृश्य क्षेत्र से संबंधित होती है। किससे होती है, विजिबल से होती है, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड। पाश्चन, ब्रैकेट और एक आती है फंड, जो ये तीनों होती है वो किस क्षेत्र से संबंधित होती है, वो अवरक्त क्षेत्र से संबंधित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी श्रेणी होती है, वो पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती है तो लाइमन होती है। दृश्य क्षेत्र से कौन सी होती है, बामर होती है। अवरक्त क्षेत्र से कौन कौन सी होती है, फंड होती है, ब्रैकेट होती है और पाश्चन होती है। तीनों अवरक्त क्षेत्र से संबंधित होती हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया है कि 4D कक्षक के लिए कोणीय नोड की संख्या क्या होती है। 4D कक्षक के लिए कोणीय नोड की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आता है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ से ये सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो नोडीय तल की संख्या होती है, किसकी संख्या, जो नोडीय तल की संख्या होती है वो बराबर क्या होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। अगर आपको नोडीय तल की संख्या ज्ञात करनी है तो ये किसके बराबर होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या L के बराबर होती है। अब आपको कौन से कक्षक के लिए L का मान निकालना है, 4D कक्षक के लिए L का मान निकालना है। तो L का मान अलग अलग कक्षक के लिए, जैसे S कक्षक है, P कक्षक है, D कक्षक है और F कक्षक है, इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है और इसके लिए 3 होता है। ऐसे करके L के मान चलते हैं। ये L के मान है तो D कक्षक के लिए L का मान कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो ये कितनी हो जाएगी, L का मान कितनी होगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या के बराबर होता है। इसको आपको याद रखना है कि नोडीय तल की संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या के बराबर होती है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या किसके लिए, 4D कक्षक के लिए कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके अंदर नोडीय तलों की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपके, किसी कोष
किसी कोश में उपस्थित परमाणु कक्षकों में निहित ऊर्जा का सही क्रम क्या है। निहित इसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसका सही क्रम क्या होता है, तो ऊर्जा का क्रम ये होता है एस पी डी और एफ। ये ऊर्जा का क्रम है एस पी डी एफ। ये आपको याद रखना है कि ये ऊर्जा का क्रम पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का क्रम पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु में, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु में अधोलिखित कक्षकों में से सर्वाधिक भेदी कक्षक कौन सा है। तो आपको भेदन क्षमता का याद रखना है कि NS भेदन जो कक्षक होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही करते हैं, जो कक्षकों की भेदन क्षमता है उसका क्रम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। हाँ, तो फिर यहाँ से क्या पूछा जाता है, भेदन क्षमता का क्रम पूछा जाता है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। तो भेदन क्षमता का क्रम होता है वो होता है N का, फिर S का, नहीं आपके S P D और F, ये कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम होता है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता वाला कक्षक कौन होगा, S होगा, फिर P होगा, फिर D होगा और फिर F होता है। इसी क्रम में आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। देखो इसमें क्या निकालना है आपको, कक्षकों की संख्या ज्ञात कर, क्या ज्ञात करनी है, कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है। और कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला आता है कि मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंधित, मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंधित कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो आती है 2n²। ये एक फॉर्मूला आता है कि अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो 2n², और अगर कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या आता है, n² आता है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n, 2 × 3 का स्क्वायर, तो वो क्या आता है, कक्षकों की आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो मुख्य क्वांटम संख्या, एक मिनट, हाँ इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पूछी, कक्षकों की संख्या निकालनी है। तो कक्षकों की संख्या का फॉर्मूला आता है n², तो 3 का स्क्वायर करना है, वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपके किसकी संख्या हो जाएगी, कक्षकों की संख्या होती है वो n² होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2n² होती है। तो ये आपको सीधा याद रखना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से परमाणविक कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम है। बढ़ती हुई ऊर्जा का सही क्रम है वो ऑफ बोर रूल्स के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। तो ये होता है 1s करके, एक NCERT के अंदर भी लिखा है और मेरे नोट्स के भी लिखा है। तो ये वाला जो आपके क्रम है वो सही है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे करके आगे चलता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम होता है ऊर्जा का वो ये होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और PYQ है, जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है और इम्पोर्टेंट भी है, हर बार रिपीट होता है। सोडियम के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या n, मुख्य क्वांटम संख्या जो 4 होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों के मान आपको निकालने हैं। किसके लिए, सोडियम के लिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। इसके लिए अपने को चारों क्वांटम संख्या, अब देखो आपको किसके लिए, सोडियम के लिए n का मान तो आपके कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और L का मान कितना आएगा, देखो L का मान आपको निकालना है। तो n बराबर 3 के लिए L के कितने मान हो सकते हैं, 0 हो सकता है, एक हो सकता है और 2 हो सकता है। n बराबर 3 के लिए L के मान ये 3 हो सकते हैं, ये S कक्षक, ये P कक्षक और ये D कक्षक के लिए हो सकता है। तो S कक्षक के लिए जैसे 1s2 ये होता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये होता है। तो S कक्षक के लिए L का मान कितना हो जाएगा, 0। और जिसके लिए L का मान 0 होता है तो उसके लिए M का मान भी क्या आता है, 0 आता है। तो उसके लिए M का मान भी 0 आता है। और S का मान कितना आ जाएगा, +1/2 आ जाता है। तो ये आपके n का मान 3, L का मान 0, S का मान 0 और M का मान 0 और S का मान कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो B हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वांटम संख्याओं से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हकल के नियमानुसार एंथ्रासीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है।
अब हकल का नियम क्या कहता है कि कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा, जब उसके अंदर क्या हो, समतलीय वलय उपस्थित हो। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया कि उसके अंदर समतलीय वलय हो। फिर दूसरा कहता है कि वलय में क्या हो, 4n+2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उपस्थित हो। और तीसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर क्या हो, विस्थानीकरण हो। वो क्या कहलाते हैं, ये हकल के नियम के अनुसार कोई भी यौगिक होगा वो एरोमेटिक यहाँ से आएगा। फिर एस पूछा है कि एंथ्रासीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो पाई होती, 14 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वो बता रखा है मैंने वहाँ। यहाँ बड़ा वीडियो करने से कोई मतलब नहीं है। 14 कैसे होती है वो पीछे वाली वीडियो के अंदर इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसमें जाके आप देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस यूनिट का है भी नहीं, इसलिए इसको पहले मैं समझा चुका हूँ, अब यहाँ नहीं करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस मध्यवर्ती द्वारा एल्केन का हैलोजनीकरण होता है। अपन ने एल्केन का हैलोजनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा पढ़ी थी। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होती है, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो मैं तो गलत बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन नहीं, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन कौन सी क्रिया विधि होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा होती है। जैसे वो भी क्रिया ऐसे की थी, CH4+Cl2 की क्रिया करवाई थी और यहाँ क्या बना था, CH3Cl+HCl निकल गया था, तो ये मुक्त मूलक बनेगा यहाँ से। मुक्त मूलक कैसे बनता है, मुक्त मूलक मैंने आपको बताया था किसके बंध, समाक्ष बंध विदलन द्वारा, समाक्ष बंध विदलन द्वारा समाक्ष बंध विदलन होगा, और उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो एल्केन का जो हैलोजनीकरण होता है किसकी उपस्थिति में होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बहुत बता चुका हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, RPSC का PYQ है। तो ऐसे ही और भी कई क्वेश्चन हैं जिसमें अलग अलग अपन ला के करेंगे। जैसे ये एक अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 87 है, कितना है, 87 है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु क्रमांक 87 वाला तत्व होगा वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में आएगा, तो ये आती है आपके क्षार धातुओं के अंदर आएगा। परमाणु क्रमांक 87 वाला तत्व होता है वो क्षार धातु होता है, और इसका आंसर है फ्रेंचियम है। और ये कौन से ब्लॉक के अंदर आएगा, तो S ब्लॉक के अंदर आता है। क्षार धातु है, इसका परमाणु क्रमांक कौन सा होता है, 87 है, जो क्षार धातु होती है, और फ्रेंचियम होता है, इसका नाम है फ्रेंचियम 87, जिसको FR से भी लिखा जाता है। 87 पे आता है, क्षार धातु होता है और S ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा S ब्लॉक। फिर आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, आगे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि L=5 के लिए कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको कक्षकों की संख्या निकालनी है L=5 के लिए। तो कक्षकों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है 2L+1। 2L+1 से निकाल सकते हो, नहीं तो सीधा भी आप निकाल सकते हो। सीधा कैसे निकालना है, 2 × L का मान +1 दिया है, ये हो जाएगी 11। अब कैसे निकालनी है, -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 कक्षक हो गए। किसके कक्षक हो गए, L=5 के लिए कुल कक्षकों की संख्या। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, आप किसी में भी कक्षकों की संख्या निकाल सकते हो, तो आपको ये बहुत इजी रहेगा। इसको और नहीं तो सीधा कर सकते हो, जो L दिया है उसका मान माइनस से लेकर प्लस तक चले जाओ, पूरे कक्षकों की संख्या निकल जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या L=4। L=4 होती है, वो किस कक्षक को प्रदर्शित करती है। तो ये आपके L=4 होता है, वो कौन से कक्षक को प्रदर्शित करती है, G कक्षक को प्रदर्शित करती है। L=4 कौन से ऑर्बिटल को, G ऑर्बिटल को करती है। अब आपको कक्षकों की संख्या निकालनी है, तो 2L+1 ये फॉर्मूला आता है। और एक और बात बता दूं कि S P D और F इनके लिए L का मान 0 1 2 और 3, और G करना है तो उसके लिए 4 आएगा। अब कक्षकों की संख्या निकालनी है, जैसे आपको निकालनी है, कौन से कक्षक की निकालनी है,
जैसे आपको डी कक्षक में निकालनी है तो डी के लिए एल का मान कितना होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है, तो इसमें हो जाएगा तो ये 2 × 2 + 1 = 5। तो डी के अंदर 5 कक्षक होते हैं या नहीं होते हैं ये देख लो। जैसे आपको एफ कक्षक के अंदर निकालनी है तो एफ के लिए एल का मान 3 होता है, तो 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7। एफ कक्षकों के अंदर एफ में कक्षक कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जी का निकालना है तो जी के लिए डी का मान कितना 4 होता है, 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। आगे एच का निकालना है तो 2 × 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो एल बराबर 5, एल बराबर 5 के लिए टोटल कक्षक, इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसके अंदर कितनी आई थी, 11 आई थी। तो इस प्रकार से आप किसी भी कक्षक में किसी भी क्वांटम संख्या एल बराबर 4 निर्देशित करती है, कौन से ऑर्बिटल को, जी ऑर्बिटल को। ठीक है, ये वाला बहुत इजी प्रश्न है। आगे क्वेश्चन है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², कक्षकों की संख्या n²। बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है वो आगे का क्वेश्चन पहले एक बार हो चुका है, इसको और वापस बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस मध्यवर्ती द्वारा एल्केन का हैलोजनीकरण होता है, फ्री रेडिकल वाला होता है। आगे डबल है तो इसको कर लेते हैं। आगे है हकल के नियम वाला है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एंथ्रासीड में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। आगे का क्वेश्चन है, एक तत्व आवर्त सारणी के डबल क्वेश्चन आगे है, डबल है तो फिर आगे करने का मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।